नमस्कार। आज हमारे सामने चार बिल्कुल अलग अलग खबरें हैं। हाँ, पहली नजर में तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं लगता। बिल्कुल। एक तरफ बिहार का चुनावी नतीजा, फिर दिल्ली में एक धमाका और उस पर दुनिया की प्रतिक्रिया, और साथ में केरल का एक पर्यावरण से जुड़ा कानूनी विवाद। और अंत में भारत दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट मैच। तो आज हमारा मकसद यही है, इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर ये समझना कि भारत की जो बड़ी तस्वीर है उसमें ये सब कैसे फिट होता है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं बिहार के चुनावी रुझानों से, जो देश की राजनीति का मूड कह सकते हैं कि सेट कर रहे हैं। हाँ, जो शुरुआती रुझान आए हैं देर रात तक, वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए के लिए एक तरफा लहर दिखा रहे हैं। हाँ, एक तरफा ही कह सकते हैं। 243 सीटों में से 170 से ज्यादा पर बढ़त। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये तो एक तरह से क्लीन स्वीप जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और आंकड़ों से ज्यादा दिलचस्प है इसके पीछे का मतलब। ये सिर्फ नीतीश कुमार की राज्य में जीत नहीं है। नहीं, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए चुनाव के एक जनादेश के तौर पर भी देखा जाएगा। अच्छा। तो इसका राष्ट्रीय राजनीति में एक सीधा संदेश चाहता है कि एनडीए का जो वोट बेस है वो मजबूत बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एनडीए की इतनी बड़ी जीत के पीछे असली वजह क्या दिख रही है? क्या ये सिर्फ मोदी फैक्टर है या जमीनी स्तर पर कोई और गणित काम कर रहा था? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है जिसे विपक्ष शायद समझ नहीं पाया। हाँ, देखिए, मोदी फैक्टर तो एक बड़ी सच्चाई है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो सूत्रों से बात निकल कर आ रही है वो एक हाइब्रिड मॉडल की तरफ इशारा करती है। हाइब्रिड मॉडल? मेरा मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और उनकी अपील, और स्थानीय स्तर पर बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट वाला चुनावी अभियान। मतलब एक एक सीट पर? हाँ, एक एक सीट पर जाते समीकरण, वहाँ के स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार का चेहरा, इन सब पर बहुत बारीकी से काम किया गया। अच्छा, तो मतलब एक ही रणनीति में राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों फ्लेवर थे, और विपक्ष मतलब महागठबंधन वो कहाँ चूक गया? चुनाव से पहले तो माहौल काफी टक्कर का लग रहा था। विपक्ष शायद इसी हाइब्रिड मॉडल को भेद नहीं पाया। वो या तो पूरी तरह राष्ट्रीय मुद्दों पर एनडीए को घेरने की कोशिश करते रहे या फिर सिर्फ स्थानीय नेताओं के भरोसे रह गए। दोनों के बीच जो एक तालमेल एनडीए ने बिठाया वो विपक्ष के कैंपेन में वो गायब दिखा। और देखिए, जब किसी गठबंधन को इतनी जबरदस्त बढ़त मिलती है तो उसका एक असर ये भी होता है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया बहुत तेज और स्थिर हो जाती है। कोई खींचतान नहीं, कोई मोलभाव नहीं। एग्जैक्टली, एक मजबूत सरकार जो मजबूत फैसले ले सकती है। तो बिहार में तो राजनीतिक समीकरण साफ होते दिख रहे हैं। चलिए अब बिहार से बाहर निकलते हैं और देश की राजधानी की ओर देखते हैं। वहां की एक घटना भारत के अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को प्रभावित कर रही है। दिल्ली में रेड फोर्ट के पास एक कार बम धमाके की खबर है। हाँ, और ये एक बेहद गंभीर सुरक्षा घटना है। लेकिन ऐसी घटनाओं में खासतौर पर आज के मतलब इस कनेक्टेड दुनिया में सिर्फ घटना ही नहीं, उस पर आने वाली प्रतिक्रिया भी। बिल्कुल, उस पर आने वाली प्रतिक्रिया भी उतनी ही अहम हो जाती है। कौन आपके साथ खड़ा है और कौन चुप है, इससे बहुत कुछ पता चलता है। मैं इसी पर आ रहा था। हमारे सूत्रों के मुताबिक समर्थन करने वाले देशों की लिस्ट काफी लंबी और चौंकाने वाली है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इजराइल, ईरान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ये ऐसे देश हैं जो कई दूसरे मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। और यही इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलू है। कैसे? ये दिखाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की जो स्थिति है उसे वैश्विक मान्यता मिल रही है। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं है, ये एक तरह से भारत की सुरक्षा चिंताओं को जायज ठहराना है। जब रूस और अमेरिका या इजराइल और ईरान एक ही सुर में बोलें तो इसका मतलब है कि मुद्दा बहुत बड़ा है। और अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने तो भारत की जांच को बहुत पेशेवर तक कह दिया। इस तरह के बयान के क्या मायने हैं? ये सिर्फ तारीफ है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश भी है? नहीं, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये वैश्विक मंच पर भारत की जांच एजेंसियों की उनकी विश्वसनीयता पर एक मोहर है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जब भारत अपनी जांच के नतीजे दुनिया के सामने रखेगा तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। ये भविष्य में पाकिस्तान या किसी भी दूसरे देश पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तो एक तरफ सुरक्षा और कूटनीति का ये मोर्चा है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और खबर चल रही है जो भारत अमेरिका संबंधों के दूसरे पहलू यानी व्यापार पर रोशनी डालती है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर जो गाड़ी अटकी हुई थी वो अब आगे बढ़ रही है। हाँ, और इन दोनों खबरों को अलग अलग देखना एक भूल होगी।
मतलब इन्हें एक साथ देखना चाहिए। बिल्कुल, इन्हें एक साथ देखिए। एक तरफ आतंकवाद पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ व्यापार समझौते की सबसे मुश्किल गांठें, जैसे टैरिफ यानी आयात शुल्क और रूस से भारत के तेल आयात का मुद्दा, ये सब सुलझती दिख रही हैं। ये तो काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे तो मतलब सालों से अटके हुए थे। तो अचानक ऐसा क्या बदल गया? यहाँ जो बड़ा पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि भू राजनीतिक और आर्थिक हित वो एक साथ आ रहे हैं। अमेरिका को एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए भारत की जरूरत है और इसके लिए एक मजबूत और स्थिर भारत जरूरी है। अच्छा। इसीलिए वो सुरक्षा के मुद्दे पर भी साथ दे रहा है और आर्थिक रुकावटों को भी दूर करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब एक ऐसा देश बन रहा है जिसके साथ दुनिया के बड़े देश सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी करना चाहते हैं। मतलब सुरक्षा और अर्थव्यवस्था, ये दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो भारत के लिए तस्वीर काफी सकारात्मक दिख रही है, लेकिन अब देश के अंदर चलते हैं। केरल में जहां एक बिल्कुल अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। हाँ। ये बहस विकास, पर्यावरण और कानून के बीच की है। मुद्दा है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक। और ये मामला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि देश सिर्फ चुनावों और कूटनीति से नहीं चलता। असली लड़ाई वो कई बार नीतियों के स्तर पर लड़ी जाती है। और ये लड़ाई केरल में जोरों पर है? हाँ, जोरों पर है। ये कह सकते हैं कि इंसान और जानवर के बीच के सदियों पुराने संघर्ष का 21वीं सदी का संस्करण है। और ये विवाद असल में है क्या? हमारे स्रोत बता रहे हैं कि पर्यावरणविद और कई वन अधिकारी इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका मुख्य आरोप है कि सरकार वर्मिन घोषित करने के अधिकार को आसान बना रही है। ये वर्मिन क्या होता है? वर्मिन का मतलब है ऐसा कोई भी जानवर जिसे हानिकारक घोषित कर दिया जाए और फिर उसे मारना कानूनी तौर पर जायज हो जाए। जैसे जंगली सूअर या नीलगाय। हाँ, जो फसलें बर्बाद करते हैं। विवाद इस बात पर है कि ये फैसला कौन और कैसे लेगा। पर्यावरणविदों का तर्क है कि किसी जानवर को वर्मिन घोषित करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसका आधार ठोस डेटा हो। और उनका आरोप क्या है? उनका आरोप है कि ये नया बिल इस शक्ति को प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में दे रहा है जो शायद स्थानीय दबाव में आकर कोई भी फैसला ले सकते हैं। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही, सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी? क्या इसके पीछे कोई आर्थिक या राजनीतिक दबाव है? निश्चित रूप से। केरल जैसे राज्य में जहां खेती एक बड़ा मुद्दा है और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां किसानों और स्थानीय समुदायों का सरकार पर भारी दबाव है कि उनकी फसलों और जानमाल की रक्षा की जाए। बिल्कुल, ये विधेयक उसी दबाव की एक प्रतिक्रिया लगता है। सरकार विकास और स्थानीय लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देती दिख रही है, जबकि विरोधी पक्ष से पर्यावरण के लिए खतरा मान रहा है। हाँ, उनके लिए ये जैव विविधता पर एक बड़ा खतरा है। यहाँ एक क्लासिक डेवलपमेंट बनाम कंजर्वेशन की बहस है। तो इसका कोई बीच का रास्ता नहीं है क्या? ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई सीधा सपाट जवाब नहीं होता। यहीं पर नीति निर्माण की असली चुनौती है। क्या हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो वैज्ञानिक सलाह और स्थानीय जरूरतों दोनों का सम्मान करे? या फिर ये शक्ति हमेशा एक पल्ले को दूसरे पर भारी रखेगी? ये सवाल सिर्फ केरला का नहीं, पूरे भारत का है। सही बात है। इतने गंभीर और जटिल मुद्दों के बाद चलिए अब थोड़ी देर के लिए माहौल बदलते हैं और खेल की दुनिया का रुख करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच में भी काफी एक्शन देखने को मिला है। हाँ, बिल्कुल। खबर यह है कि भारत ने पहले ही दिन दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 159 रन पर ढेर कर दिया। एक शानदार शुरुआत। और दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो भारत इस वक्त ड्राइवर सीट पर है। बिल्कुल है। टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन ही विरोधी टीम पर इस तरह का दबदबा बनाना ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ी बढ़त देता है। गेंदबाजों ने अपना काम पूरी तरह से कर दिया है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सही बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्कोर कार्ड से ज्यादा एक और कहानी छिपी है। अच्छा, ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं है, ये भारत की तेज गेंदबाजी में आए एक रणनीतिक बदलाव का नतीजा है। अब भारत सिर्फ घरेलू पिचों पर स्पिन के भरोसे नहीं है। हमारे पास ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो दुनिया में कहीं भी किसी भी पिच पर किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। ये जो 159 पर ऑल आउट हुआ है, ये उस बदली हुई सोच और क्षमता का प्रतीक है। मतलब ये एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, ये सालों की मेहनत और रणनीति का फल है। एग्जैक्टली।
ये दिखाता है कि टीम अब सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि हर कंडीशन में डोमिनेट करने के इरादे से उतरती है। बेशक चुनौती इस लय को बनाए रखने की होगी, लेकिन नींव बहुत मजबूती से रखी गई है। हाँ बिल्कुल। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो एक तरफ बिहार में एनडीए को एक जबरदस्त राजनीतिक बढ़त मिली है, जो एक खास चुनावी रणनीति का नतीजा लगती है। दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत को सुरक्षा और व्यापार दोनों मोर्चों पर मजबूत समर्थन मिल रहा है। और देश के अंदर केरल में विकास और पर्यावरण की एक पेचीदा बहस चल रही है। और क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया एक नई ताकत के साथ हावी है। ये सारी खबरें भले ही अलग अलग डोमेन की हों, पर ये मिलकर आज के भारत की एक झलक दिखाती हैं। एक ऐसा देश जो अपनी राजनीतिक दिशा को लेकर आश्वस्त है, दुनिया में अपनी जगह को लेकर महत्वाकांक्षी है, हालांकि मैंने आपको म्यूट नहीं किया था बाय द वे, अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है और अपने जुनून जैसे क्रिकेट को भी पूरी शिद्दत से जी रहा है। हर खबर एक धागा है जो इस देश की बड़ी कहानी को बुनता है। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज से 1 साल बाद जब हम इन घटनाओं को पलटकर देखेंगे तो इनमें से किसका असर सबसे ज्यादा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला साबित होगा? बिहार का चुनावी नतीजा जो अगले 5 साल की राजनीति तय करेगा, अमेरिका के साथ वो व्यापार समझौता जो शायद दशकों तक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, या फिर केरल का वो पर्यावरण कानून जिसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है।